अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट देखो दिया करो, टेस्ट दोगे तभी मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कितने लोग क्या कर रहे हैं। तो टेस्ट थोड़ा दिया करें, स्कूल वालों को देखो या किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही होऊंगा, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा टेंशन रहेगी, इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप टेस्ट दिया करें। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा जो है अच्छा पढ़ रहा है बुरा पढ़ रहा है। तो टेस्ट आप एग्जैक्ट दिया करें। फिर भी क्वेश्चन ना बनता हो तो मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से डायरेक्ट आप जाएंगे वहां पे और वहां पे सीधा टॉप थोड़ी ना मार जाएंगे। जो बच्चे अगर ख्वाब देखते रहते हैं ऐसा कि +1 +2 में बस सीधा फाइनल एग्जाम देंगे, वो कुछ नहीं कर पाते जीवन में या किसी भी एग्जामिनेशन में। आप अपने जगह पे मेरे को रख लेना, मेरी जगह पे अपने आप को रख लेना, सीधा सीधा बात। एक दिन के लिए आप ही मान लेना कि कोई टीचर हो और आपकी जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ बस, और आप अपने आप से क्वेश्चन करके देख लेना कि मैं कभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, कभी टेस्ट देना नहीं चाहता हूँ और रिजल्ट सबसे बढ़िया चाहता हूँ, तो आपका दिल बता देगा कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तैयारी के लिए। अब थोड़ा माइसोटोनिक वगैरह सॉल्यूशन देखते हैं कंटिन्यू। सॉल्यूशन आज हमारा लास्ट मतलब है, इसके बाद हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो अभी थोड़ा हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पिछले क्लास में हमने बोला था, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पे कोई फर्क ना पड़ता हो, ठीक है, मतलब कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर रहता हो। आइसो का मतलब सेम होता है, आप जानते हैं, ठीक है, आइसो का मतलब सेम। तो आइसोटोनिक का मतलब लिखा हुआ है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और आइसोटोनिक का एक बेहतरीन एग्जांपल जरा मैं 2-4 बोलना चाहता हूँ, सुन लें, क्योंकि प्रीवियस में हमने पढ़ा दिया, लेकिन 2-3 यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो दुकानों पे जाता है जब वो, या किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है। गरीब लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, इतना पैसा तो होता नहीं किसी के पास कि जाके बढ़िया जगह इलाज करा पाए, ठीक है। जो मिडिल क्लास वाले हैं थोड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जो थोड़ा और रिच और मैक्स वगैरह में जाते हैं, मैक्स अपोलो ये सब थोड़े आजकल लूटने की नई कह लो एक तरीके की कंपनी है, गरीबों को बुला के वहाँ बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो वहाँ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जब आपकी बॉडी में इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद जो भी लिक्विड रहता है उसको आपकी बॉडी में पास कर देते हैं जो इंजेक्शन में रहता है, और तुरंत इंजेक्शन को बाहर करते हैं। तो ऐसे केस में आपने हमेशा देखा होगा कि कभी भी आप देखना, कभी भी इंजेक्शन से बाहर से कोई अंदर की ओर मतलब ऑक्सीजन या कोई मॉलिक्यूल पास नहीं करता है। सिमिलर बॉडी से कुछ भी मतलब ऑक्सीजन की ओर पास नहीं करता है। अगर ऐसा पास करता है तो हमारी बॉडी से जो है ब्लड आ सकता है। आइसोटोनिक का बस इतना सा ही मतलब है कि आपकी बॉडी में जो लिक्विड लोग पास कर रहे हैं बस वो वही का वही जाए और उसके जाने से कोई फर्क ना पड़े। आप तो जानते हैं अच्छे से कि अगर आपकी बॉडी में, आपकी या किसी भी एनिमल की बॉडी में जो बाहर से चीजें पड़ी हुई हैं और उसके बाद अगर उसमें आपने कुछ भी पास करा, कुछ भी पास करा, तो मतलब उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे और आसान शब्दों में बोलूँ तो आप अगर ब्लैंक इंजेक्शन ले लें, ब्लैंक मतलब जो मार्केट में खाली आता है डिस्पो वैन का, और उसमें इंसर्ट केवल ऑक्सीजन कर लें, मतलब बाहर से केवल ऑक्सीजन केवल लेके और आपको अपनी बॉडी में पास करना। ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऐसे ही आपके पास पड़ा हुआ, आप जानते हैं सबके आसपास में पड़ा हुआ है। ऐसे ही नॉर्मल ऑक्सीजन लेके और क्या करना है, अपनी बॉडी में पास कर देंगे। जैसे ही आप बॉडी में पास करेंगे इंस्टेंट आपकी डेथ हो जाएगी कुछ देर बाद। इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है इन चीज़ों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आइसोटोनिक का मतलब है कि जितनी भी इंजेक्शंस रहते हैं जो डिस्पोवैंस के, डिस्पोवैन लिखा होगा, 5 रुपए या 8 रुपए के आते थे किसी जमाने में, तो 3 रुपए का था, अब 10 रुपए के आसपास हो गया होगा। तो जब इंजेक्शन वगैरह देखेंगे उस पर लिखा होगा आइसोटोनिक, या लिक्विड के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर जो इंजेक्शन में इंसर्ट करके हम देते हैं वहां पर लिखा होगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का बस इतना मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसर्ट करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी बॉडी में इंसर्ट करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। नहीं तो अगर फर्क पड़ेगा तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मे भी कुछ भी हो सकता है। अब हम मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, ये तो हमारे काम करनी है, लेकिन चेंजेस हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मतलब शायद डेथ के चांसेस बढ़ जाएं, या ये भी हो सकता है कि उसके कुछ अलग फिनोमिना आए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आइसोटोनिक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में इसका हम ज्यादा यूज करते हैं आइसोटोनिक का, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर आइसोटोनिक के बाद मैंने बताया था हाइपोटोनिक। हाइपो और हाइपर, हाइपर का मतलब मैंने बताया था शॉर्ट टेम्पर वर्ड से है हाइपर। हाइपर का मतलब इसका हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो, और उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था हाइपोटोनिक, जिसका लेस ऑस्मोटिक प्रेशर हो। हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक क्लास 12 के बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब। बोर्ड में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे, समझ सकते हैं आप। अब जरा हम 2-3 वर्ड एक बार देखेंगे थोड़ा सा, ये भी काफी पूछा हुआ है। जैसे एक वर्ड है श्रिंक स्वेल, तो थोड़ा इन दोनों को कंपेयर करेंगे। श्रिंक स्वेल जरा देखो आप यहाँ पे,
फिर थोड़े हम लोग आगे अपने टॉपिक पर चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है श्रिंक और यहाँ लिखा हुआ है स्वेल। ठीक है, देखिए श्रिंक का मतलब आप जानते हैं, जैसे आप तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में, पहले आजकल एक ऐड आता था, पता नहीं है, मैं तो टीवी वगैरह देखता नहीं है यार, तो आप लोग अगर घर में देखते होंगे तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ ऐड का। पहले एक ऐड आया करता था, मैंने देखा है कुछ साल पहले, अब 8-10 साल हो गया, पता नहीं एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता, 10 साल से ऊपर ही हो गया मेरे को टीवी देखे हुए। घर पे टीवी आजकल मैं देखता हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनफैक्ट हमारे भी घरों पे हमने ये देखा है कि बड़ी साइज की टीवी खरीद लेते हैं, खूब बड़ा टीवी जो पूरे दीवार को ऑक्यूपाई करता है, और उस पर चादर रखा रहता है कि लोग आएंगे तो समझेंगे इनके यहाँ बहुत बड़ा टीवी, और कोई इसको देखता नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है किसी के पास, मोबाइल में आज सब कुछ मिल रहा है पूरी दुनिया। तो पहले जमाने में एक ऐड आता था, शायद कोको कोला या थम्स अप या मिरिंडा का ऐड था, उसमें एक मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहते हैं, बॉयफ्रेंड क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए बाहर से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद के ला के देता है, और लड़की और जो लड़का होते हैं, मतलब दोनों मिलके और मतलब स्ट्रॉ से उस कोल्ड ड्रिंक को सर्व करते हैं। जैसे ही इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में, उसको इंसर्ट करते हैं बॉडी में, तो ऐसे कि इसमें लड़की और लड़का रेस लगा लेते हैं। तो जो लड़की रहती है इतनी तेज रहती है कि वो अपना कोल्ड ड्रिंक तो पीती ही पीती है, लड़की का भी पूरा कोल्ड ड्रिंक को पी पा के खत्म कर देती है, और इतना तेज उसको मतलब शक करती है कोल्ड ड्रिंक को, कि लड़की की बॉडी की पूरी ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब शक कर लेती है, जिसकी वजह से वो बेचारा हड्डी जैसा वहां दिखाई देता है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है। तो वही श्रिंक है, श्रिंक का एग्जांपल क्या होगा, सिकुड़ना, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन की क्वालिटी कम हो जाए, तो श्रिंक के लिए हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड। श्रिंक के लिए हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लॉस ऑफ फ्लूइड। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंजेक्शन का एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वेल का मतलब गेन ऑफ फ्लूइड, ये दो वर्ड थोड़ा बुक्स में लिखा होगा, गेन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। श्रिंक कहाँ पे होगा, श्रिंक हाइपो सॉल्यूशंस में ज्यादा होंगे। आप हाइपो का नंबर देख सकते हैं, हाइपो में लिखा हुआ है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। जी जी सर, तो ये हाइपो सॉल्यूशंस में दिखाई देगा, और जनरली ऐसा वर्ड जो है हाइपर सॉल्यूशन में दिखाई देगा। गेन ऑफ फ्लूइड, इन फ्लूइड का स्वेल होना कब होगा, जब बाहर से कोई ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, जब बाहर से हम कुछ भी पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्वेल होगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा हाइपो हाइपर को लेते हुए, तो क्वेश्चन लिखना है 50% W/V, 50% W/V of a solution, of a solution of unknown solute, of a solution of unknown solute is a isotonic, is a isotonic with 6% W/V of glucose, 6% W/V of glucose. Determine molar mass of unknown solution. Determine molar mass of unknown solute ऐसे लिखना, determine molar mass of unknown solute. मैं करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बस, फिर से बार बोल रहा हूँ, 5% हमने क्वेश्चन को पूरी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, 5% ऑफ सॉल्यूशन, 5% W/V of solution of unknown solute is isotonic with 6% W/V of glucose. Determine molar mass of unknown solute. तो आप तो जानते हैं कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं, m इक्वल टू लिखूंगा 10 into 5, जरा यहाँ देख लें, 10 into 5 और नीचे लिखूंगा m1। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा तो m इक्वल टू लिखूंगा 10 into 6 और नीचे यहाँ पे कितना लिखूंगा 180। 180 हमने कैसे किया है, ग्लूकोज का मोलर मास है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है जो सॉल्यूट अननोन है। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्यूट मेंशन नहीं है, आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूट अगर मेंशन नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, जो होगा सॉल्यूट अगर मेंशन नहीं है, इसके बारे में कुछ भी बातचीत किया हुआ नहीं है, तो ये जो होगा हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। और सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उसमें लिखा होगा NaCl, KCl, MgCl2, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। जब भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसकी आई की वैल्यू आप जानते हैं, नॉट इक्वल टू, मतलब
1 होगा, 1 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमेशा आई इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ये हमने आई की वैल्यू बार बार क्यों ऐसे निकाला है, क्योंकि आप जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि आई का मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक कई टीचर बहुत पहले पढ़ा देते हैं, सच्चाई है कि बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है लास्ट में पढ़ाना चाहिए कि वांटा फैक्टर का मल्टीप्लाई है, तो अगर पहले पढ़ाएंगे तो वांटा फैक्टर कब पढ़ाएंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा काफी लेट करा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूट में अगर मेंशन कुछ भी नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की केस में आई की वैल्यू 1 होती है, और सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चले उसको पता चलेगा तो KCl MgCl2 AlCl3 इस तरह कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो उसको बोलेंगे आई नॉट इक्वल टू 1, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का वगैरह आपको बताऊं, मैंने 3 चैप्टर बोला है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, 3 चैप्टर आपके चले जाएंगे, तो आपको जरा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 50 जरा देख लो यहाँ पे बाई m1 इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूँ, और m इक्वल टू 150 यहाँ पे लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। एक प्रीवियस का क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद, JEE 2004 का 0.004, JEE 2004 का क्वेश्चन है ये 0.004 मोलर सॉल्यूशन of Na2SO4 is isotonic with 0.01 solution of glucose, 0.01 मोलर, ऐसे लिखना 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। मोलर का मतलब कैपिटल M लिखा करना आप लोग, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम प्रेशर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। वन सेकंड, एक बार पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ। 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic with 0.01 molar solution of glucose at same temperature. Calculate degree of dissociation of Na2SO4. Calculate degree of dissociation of Na2SO4. हो गया, मैं करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको। अब क्वेश्चन को बस पढ़ लेना है। एक लिखा हुआ है Na2SO4, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा ग्लूकोज। आप जानते हैं ये कैसा है, ई है, और हमें ये भी पता है ये कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मुझे ही पता है कि ये Na2+ में ब्रेक करेगा, यानी 2Na+, ये लिखा हुआ है, ये 2Na+ है, और ये सल्फेट पे 2- है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये हमें समझ में आ गया होगा। और इसकी वैल्यू लिखा हुआ है 0.004 मोलर का सिंबल होता है कैपिटल M, जो डाटा गिवन है वो लिखेंगे। और इसका हमें पता है N की वैल्यू कितनी है, इसकी 1 है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर सकता है, ये मतलब 100% इस तरीके का हो गया, N इक्वल टू 1। और ऐसे केस में इसकी वैल्यू लिखा हुआ है 0.01 मोलर, जो डाटा लिखा हुआ है गिवन लिख लेंगे। इसकी आई की वैल्यू जरा प्लीज यहाँ थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे 2 वर्ड एक इंपॉर्टेंट है। इसकी आई की वैल्यू कायदे से 3 होना चाहिए, इसकी आई की वैल्यू 3 होना चाहिए, लेकिन गलत है, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 3 है। आई की वैल्यू आप जानते हैं अल्फा पे डिपेंड करता है, पिछले क्लास में हमने अल्फा इक्वल टू 1 अपनी मर्जी से मान के चले थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फा ही में निकालना है, इस क्वेश्चन में अल्फा ही निकालना है। तो आई इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 + 2 अल्फा, यहाँ पे लिखूंगा आई इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। और आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास है I1, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, या I × C1 लिख सकते हैं, I1 की जगह पे I × C1 = C2। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट देख लेंगे। इसके बाद जब मैं यहाँ पे I = देखूंगा 1 + 2 अल्फा, जो हमने लिख दिया यहाँ पे, इंटू C1, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0.004, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू C2 के बारे में बात करेंगे तो 0.01 लिखा हुआ है मोलर, लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिख सकता हूँ 2 अल्फा = 10/4 - 1 that is 6/4 that is 0.15। ये 2 अल्फा की जो वैल्यू निकल गई, फिर अल्फा इक्वल टू मैं यहाँ से निकालूंगा, ये 0.15 है, तो जब मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा 0.75 होगा, that is 75% आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए। ये कॉपी करना है जरा।
हमने पिछले क्लास में जहाँ पे लिखा है आइसोटोनिक, उसके ऊपर देखेंगे जरा सा हेडिंग लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के पार्ट 1 में तो ये है, और पार्ट 2 जिसको अब हमें करना है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आइसोट्रोनिक जहाँ लिखा हुआ वहाँ देख लेंगे, लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ पे लिखा हुआ पार्ट 1, वहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। और पार्ट 2 में देखेंगे वहाँ पे अगेन लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दोबारा एक बार लिखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखना है आपको, ये पार्ट 2 है, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ ऊपर, शायद आप समझ पाए पार्ट 2 किसका है। इसमें फर्स्ट आपको लिखना है सॉलिड इन सॉलिड, ये भी एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम एलॉय होता है, लेकिन ये फिलहाल अभी कॉपी करेंगे। सॉलिड इन सॉलिड, इसमें लिखना है आपको व्हेन टू सॉलिड आर मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर, व्हेन टू सॉलिड आर मिक्स टुगेदर, आप लोगों ने होमोजीनियसली, homogeneously, then they form, then they form alloy, then they form alloy, alloy लिखा बड़ा ALLOY, alloy। एग्जाम्पल brass, 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 glass, ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर एटसेट्रा, जर्मन सिल्वर एटसेट्रा। फुल स्टॉप, पैराग्राफ जरा चेंज कर लेना शुरू से। इट इज टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। पहला लिखना वहां पे हम लोग केस 1 बना के लिखेंगे, ठीक है। पहला लिखना केस 1, जिसका नाम लिखना सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल। ये तभी होगा जब किसी मॉलिक्यूल का सेम साइज होगा। मैं जरा लिख देता हूँ हिंट में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल, ये टॉपिक एनसीईआरटी की टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा पूरा डिटेल में एक बार इसको पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। वहां तो बस लिक्विड लिक्विड के बारे में बात होगा, लेकिन एक बार हम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब है सेम साइज, जिस मॉलिक्यूल का सेम साइज होगा वही ये काम करेगा, ठीक है। अब कैसे बनता है सॉलिड मॉलिक्यूल, आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया। ये सर्कल एक ही तरीके से बनने चाहिए, ये सारे सर्कल एक तरीके के फिट होने चाहिए, आप जानते हैं। ये इस तरीके का जरा देख लें, ये सब एक ही तरीके का सर्कल एक साइज का बनना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल है। अगर सेम एग्जांपल होगा तो कोई एटम, जैसे यहाँ का कोई एटम एक दूसरे पे कहीं सब्स्टिट्यूट कर जाए, जब भी कोई एटम सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल, ये जरा कॉपी करेंगे। ये जो हमने साइडेड पार्ट बनाया है ये सब सेम साइज के हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट करके कहीं चले जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट करके कहीं चले जाएंगे, या उन पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा। दूसरा लिखेंगे केस 2, केस 2 लिखेंगे इंटरस्टेशियल, इंटरस्टेशियल। ये तब होगा जब साइज डिफरेंस होगा। केस 2 तब हम अप्लाई करेंगे जब कहीं साइज डिफरेंस होगा। इंटरस्टेशियल, इंटरस्टेशियल के एग्जांपल जरा सा देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, ये इसका एग्जांपल है, ये सर्कल बने हुए हैं। पिछले क्लास हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ लिया, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब सर्कल सेम साइज का है मान के चलो। ये जो बीच में गैप है जिसको मैं थोड़ा डार्क कलर कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, इसको वाइड बोलते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। ये सब क्या नाम है, वाइड। तो ये जो वाइड है, तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़े साइज का सर्कल है, एक बड़े साइज के सर्कल है, जरा सा देख लें आप। अब बड़े साइज में एक छोटा साइज का सर्कल है, एक बिग सर्कल है, यहाँ पे जरा सा देख लें आप, और एक स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है। एक बी लिख देता हूँ, बिग सर्कल के जब लिख देता हूँ बिग स्पेयर है लिख देता हूँ, और एक स्मॉल स्पेयर है, आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ लिया है। और जो ये बनता है इसी जो ये जो गैप है छोटा सा, इसके का नाम वॉइड है। इस गैप पे कोई एटम आ जाए, इस गैप में कोई और मॉलिक्यूल या एटम आ जाए, कोई एटम रिप्लेस होके अगर आ जाता है,
तो इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, और ऐसे वाले में हमेशा क्या फॉर्म होगा, एलॉय फॉर्म होगा। तो एलॉय दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, एक तो जिस साइज का सर्कल है उसी साइज में कोई एटम सब्स्टिट्यूट करके और आ जाए तो एलॉय फॉर्म होगा, दूसरा वाइड में कोई जाके बैठ जाए तो एलॉय फॉर्म होगा। वाइड में कैसे बैठता होगा, वाइड का क्या रेडियस होना चाहिए, पिछली क्लास में हमने सॉलिड स्टेट में कर लिया है, 2-3 क्वेश्चन एक बच्चे ने में भेजा, डाउट है तो एक दिन में जरा सभी 11th अभी शुरू होने वाला है, इसलिए थोड़ा वर्कलोड स्कूल वालों ने बढ़ा दिया है, तो थोड़ा भी इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। जैसे ही थोड़ा मैं फ्री होऊंगा तो 3 क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे भेजा, मैं तीनों क्वेश्चन जरा सॉल्व करके आपको दूंगा, क्लास में ही सॉल्व करके आपको। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड लिखेंगे सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड हमारी हेडिंग है सॉलिड इन लिक्विड, पहला था सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा हमारी हेडिंग है सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड इन सॉलिड लिखना, सेकंड इन लिक्विड लिखना, सॉलिड इन लिक्विड। इसमें लिखेंगे नॉर्मली, नॉर्मली solid dissolve in liquid, solid dissolve in liquid and form a solution, and form a solution, and form a solution, ठीक है लिखना, and amount of solid, and amount of solid dissolve in, and amount of solid dissolve in 100 gram of water, dissolve in 100 gram of water to form a saturated solution, to form a saturated solution is known as stability of salt। इस लाइन के नीचे भी अंडरलाइन लिखना है, is known as stability of salt, is known as stability of salt। मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद हो, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर केवल आप 30 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं पिछले क्लास में, और 3 वर्ड मैंने हंसी मजाक में आपको बोला था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर लिखेंगे पैराग्राफ जो चेंज करके, एनी सॉलिड विल बी सॉल्युबल, any solid will be soluble in the water, in the water, or not will be, or not will be decided by, or not will be decided by two type of energies, two type of energies, two type of energies। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा लिखा हुआ है लैटिस एनर्जी। थोड़ा थोड़ा एक लाइन इनके लिए लिखेंगे, लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के लिए एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, ड्यूरिंग द हाइड्रेशन इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। फुल स्टॉप पे लिखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, energy required to break the lattice is known as lattice energy, is known as lattice energy, is known as lattice energy। यहाँ पे जरा देखिए 3 केसेस यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इस तरीके से होगा तो इसका नाम होगा सॉल्युबिलिटी, केस 2 लिख देता हूँ, 2 केस से थोड़ा काम चलाएंगे। केस 2 लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी, तो कंपाउंड इन बी इनसॉल्युबल। इसके लिए कहाँ देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस एक टॉपिक लिखा हुआ, वहां देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा हुआ है बोर्ड में, तो वहां देखोगे तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरा डिटेल में बॉन्डिंग में काफी टाइम लेके मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे थोड़ा सा फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ये फैक्टर भी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, कहाँ पढ़ा है, बॉन्डिंग में ही पढ़ा है, आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होगा, वही लाइन थोड़ा में लिखना है। लिखेंगे पहला पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी में लिखना है आपको।
It follow the concept of like dissolve like. It follow the concept of like dissolve like. Polar will be soluble in polar solvent. Polar will be soluble in polar solvent. पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूं. It follow the concept of like dissolve like. It follow the concept of like dissolve like. Polar will be soluble in polar solvent, and non-polar will be soluble in non-polar solvent. Will be soluble in non-polar solvent. Non-polar solvent. दूसरी इसी में पॉइंट लिखना है फैक्टर में, उसका नाम है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में यहाँ से 3 क्वेश्चन आया हुआ है. दूसरा हमारा है टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप घर में कोई भी चीज जैसे वाटर वगैरह ले लें, उसमें थोड़ा शुगर क्यूब्स डाल दें, अगर उनमें कोई चीनी नहीं होगा वो डाल दो, सॉल्ट डाल दो और टेम्परेचर बढ़ा दो. आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ा दो. टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक. टेम्परेचर का ऐड होना. ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, एंडोथर्मिक मतलब ऐड होना. जब भी टेम्परेचर ऐड होगा तो ऐसे केस में आप जानते हैं टेम्परेचर ऐड होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या होगी? बढ़ेगी. तो लिखना है एंडोथर्मिक में solubility of salt increases with the increase of with the help of increase of, जो अच्छा लगे लिख देना, with the help of temperature. with the help of temperature. दूसरा लिखा होगा एक्सोथर्मिक. इसका मतलब निगेटिव. निगेटिव का मतलब क्या होता है? बाहर जाना, रिलीज होना. क्या है? रिलीज होना. रिलीज होना. इसमें लिखना है solubility of salt decreases. घर में इसका बेस्ट एग्जांपल है चीनी और पानी लेके एग्जांपल देख सकते हैं आप. with the help of temperature. with the help of temperature. थर्ड हम लिखेंगे हेडिंग, जो हमारा मेन हेडिंग है. मतलब पहला था हमारा सॉलिड इन सॉल्ट, दूसरा था सॉलिड इन लिक्विड. थर्ड हमारा है solubility of gas. solubility of gas. solubility of gases in liquid लिखना. solubility of gases in liquid. ये थोड़ा इसका एनसीईआरटी में नाम दूसरा लिखा होगा. एनसीईआरटी में नाम लिखा होगा हेनरी लॉ. थोड़ा हम लिखेंगे हेनरी लॉ. बोर्ड के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए हमेशा इसे याद ही रखना है. ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. लिखा होगा राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन वगैरह ये सब लिखेगा. मैंने प्रैक्टिकल की ड्यूटी मेरी अभी लगी हुई थी एज ऑब्जर्वर, तो मैं जाता था वहां भी. मैंने देखा है जो टीचर होते हैं वो यही पूछते रहते हैं कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन बताओ, क्योंकि उनको यही आता है, इसलिए बच्चों को इसी में फंसा पाते हैं. इसके आगे कुछ पूछ नहीं पाते. तो हेनरी लॉ थोड़ा ध्यान रखना है. लिखेंगे इसमें solubility of gas. solubility of gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure which is to be dissolved which is to be dissolved यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, E is directly proportional to partial pressure of gases. कैपिटल P इक्वल टू लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, और X इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन. बुक्स में लिखा होगा P is directly proportional to X. P is directly proportional to X, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ X तो लिखा ही होगा, जरा देखिए. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K लिखा होगा और इसके बेस में H लिखा होगा. यहाँ पे थोड़ा एक बार देखना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के KH लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा वेयर KH इज अ कांस्टेंट. मैं इसका यूज अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा. वेयर KH इज अ कांस्टेंट नोन एज हेनरी कांस्टेंट. हेनरी नाम के कोई साइंटिस्ट ने इसके बारे में पहले बताया होगा, नोन एज हेनरी कांस्टेंट. ये सब नाम बड़े दर्शन छोटे, दिखने में बड़ा बड़ा टॉपिक लेकिन कुछ है नहीं. ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा हम लोग लास्ट में कर रहे हैं. इसका नाम हेनरी कांस्टेंट है. हेनरी कांस्टेंट का एग्जांपल हम समझना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक.
आप अभी गर्मी का दिन चल रहा है, बाहर जाएंगे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीने, वैसे तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। हमारे रामदेव बाबा कहते हैं कि वो पतंजलि के जो प्रोडक्ट बनाते हैं बेसिकली, आपको ये भी शायद पता होगा कि रामदेव जी पतंजलि के मालिक नहीं है, उसमें वो एक तरीके के सर्वेंट है, ठीक है। 3% का ऑनर है बस उसमें। उस कंपनी का जो मेन मालिक है, रामदेव जी के पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है जो व्हाइट कपड़े पहनता है, जिसका नाम है बालकृष्ण। 97% कंपनी का ऑनर है। और शायद ये भी पता होगा कि वर्ल्ड में वो 7वें या 10वें नंबर के अंदर में आ चुका है। 10 वर्ल्ड के 10 में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, यानी किराने स्टोर जो बोल लो उसको हम लोग बोलते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में उसने अपनी पहचान बना लिया है। आजकल हिंदुस्तान लीवर, डेट इज कोलगेट की कंपनी, पीएनजी जैसे पेप्सोडेंट की कंपनी हो गई, या और भी टाइड वगैरह जो बनाती हैं, या इसके अलावा सर्फ एक्सल बनाती हैं, सब ये सब की सब जो है कंपनियां जो है बेसिकली पीएनजी की हैं। हिंदुस्तान लीवर की कंपनी कौन सी है? फेयर एंड लवली, जो भी चीजें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सब जितनी भी कंपनियां हैं, रामदेव जी की कॉपी कर दी है। रामदेव जी बहुत आगे निकल गए। मैं रामदेव जी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि रामदेव जी ने काफी अच्छा काम किया, बहुत लोगों को जॉब दिया है, इतने इंडियंस को जॉब दिया। इसके साथ साथ ड्रेन ऑफ मनी नहीं होती है, इसी का पैसा इसी यही इंडिया में घूमता रहता है, बाहर नहीं माइग्रेट करता है। नहीं तो हिंदुस्तान लीवर जो है बाहर पैसे ले जाता है। आपको ये भी शायद पता होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक तरीके से कह लो पार्ट हिंदुस्तान लीवर है, ठीक है, वो अभी एग्जिस्ट करता है। तो रामदेव बाबा का जो मेन ओनर है कंपनी के, बेसिकली वो पीछे बैठते हैं, 97% का ओनर है, 3% का ओनर है वो रामदेव जी बस। और रामदेव जी कभी साइकिल पे ले लेके सामान फ्री में बांटते थे, और आज के डेट में उनको उसका कोई वैल्यू नहीं देता था। आजकल वो बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं। शायद ये भी आपको पता होगा, रामदेव जी का जितना कमाई है, मतलब जो भी पतंजलि के जो प्रोडक्ट बनते हैं, बाबा रामदेव कह लो या राम सॉरी इसका बालकृष्ण कह लो, इन दोनों के बारे में, इनकी कमाई का टोटल आप समझ, टोटल का 60 to 70% ह्यूमन डेवलपमेंट में जाता है। आप ये सब शायद अभी पढ़ेंगे इन फ्यूचर तो पता चलेगा। चोर नहीं है, दोनों अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे देश में उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो बाबा रामदेव जी बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लस्सी वगैरह पीना चाहिए। भारतीय टेम्परेचर तो ऑलरेडी इतना सा पहले से गर्म है, तो लस्सी ठंडा की जगह पे और भी चीजें उनको लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बेसिकली इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप घरों में जिसके नेल्स बढ़ गए होंगे, आपने जिस फ्रेंड के अगर आपके नेल्स बढ़ गए होंगे, नेल्स को कटर से आप काट लेंगे, और कटर से काट लेने के बाद सारे नेल्स को आप कलेक्ट कर लेना, और उस कोल्ड ड्रिंक में यानी कोक वगैरह लेकर आना, रख देना और उसमें डाल देना। जैसे आज आपने डाला मॉर्निंग में 11 बजे आपने डाल दिया, कल आप उसे देखना या आज ही शाम में देखना नेल उसमें मेल्ट हो गया होगा, पूरा का पूरा उसमें पिघल गया होगा। इस बात से पता चल रहा है कि एक तरीके का कोल्ड ड्रिंक जो है टॉयलेट क्लीनर है, बस उसी काम में लेते हैं। और अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का फंक्शन आपको समझना है, तो घरों में जो फ्राई पैन्स होते हैं आपके, जो नॉन स्टिक के फ्राई पैन है, अगर कभी इसमें कुछ मतलब ऐसे कर सकते हैं, चीजें पकड़ ली हैं जो छूट नहीं रही है, साफ नहीं हो रही हैं, या फ्राई पैन आपका साफ नहीं हो रहा है, या कोई आपके पास आयरन का कोई एक तरीके से कह लेते हैं डिवाइस है या मशीन है जिसपे रस्टिंग हो गया है, उसको कोल्ड ड्रिंक में आप डाल देना, थम्सअप में ऐड कर देना। जैसे ही आप थम्सअप में डालेंगे 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप निकालोगे तो रस्टिंग पूरा वहां से बाहर निकल गया होगा। इसका मतलब बस और इसका क्या यूज है? क्लीनर के काम में हम इसका यूज लेते हैं, बाकी सब नहीं पीना चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक को जब आप देखेंगे तो दुकानों में बाहर ट्रे में रखा रहता है कोल्ड ड्रिंक, और उसको आप जाते हैं तो जाते ही दुकान पे 2-3 वर्ड बोलते हैं, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना। 3 बार कम से कम आप पैसे देते टाइम बोलते हो चिल्ड चिल्ड चिल्ड, इस तरीके कोल्ड ड्रिंक देना। दुकानदार भी समझ जाता है बच्चे को बस चिल्ड ही कोल्ड ड्रिंक देना है, तो अंदर से फ्रिज से निकालता है कि आपको कोल्ड ड्रिंक पकड़ा देता है, जितना भी आपका पैसा उसके हिसाब से दे देता है। आप कभी बाहर ट्रे में लगा हुआ वहां क्यों नहीं बोलते ये वाला कोल्ड ड्रिंक दे देना? तो जैसे आप चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जैसे इसमें खोलते हैं तो हाई प्रेशर के साथ वहां से CO2 हिसिंग साउंड के साथ बाहर निकलता है। यानी हाई प्रेशर से उसने क्या किया, CO2 को उसने इंसर्ट कर दिया, गैस को उसके अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ये हेनरी लॉ का एक एप्लीकेशन है, उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो पा रहा होगा। तो वही कैसे किया होगा, टेम्परेचर को कम किया होगा, दोबारा मैं बोलता हूँ, टेम्परेचर को कम कर दिया होगा। टेम्परेचर को कम करने के बाद कोल्ड ड्रिंक को हाई प्रेशर के साथ उसमें इंसर्ट कर दिया होगा। जैसे ही हम उसको खोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है, जैसे इसको खोलते हैं वहां से हाँ लार्ज हिसिंग साउंड के साथ वो बाहर निकलता है। तो इसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, तो पहले लिखेंगे थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH लिखना, यहाँ KH लिखा हुआ है तो लिखना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH। ठीक है, लिखेंगे इसमें इट हैज सेम यूनिट, it has same unit as P, as P, capital P, as P, full stop, सेकंड लिखना। कैरेक्टरिस्टिक में या प्रॉपर्टी में एक ही बात होती है। लिखेंगे डिफरेंट गैसेस हैव different gases have different value of KH, different gases have different value of KH। थर्ड लिखेंगे KH वैल्यू, थर्ड लिखेंगे KH वैल्यू फॉर अ गिवन गैस, KH वैल्यू, KH यहाँ लिखा पड़ा हुआ है बार बार देख लेना, KH वैल्यू फॉर अ गिवन गैस is different
is different in different solvent and KH value for a given gas is different in different solvent and it increase with increase of temperature with increase of temperature फुल स्टॉप। फिर लिखना अगला पॉइंट, इसी में कैरेक्टरिस्टिक में अगला पॉइंट लिखना, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH। फाइंड प्रॉपर्टी लिखना, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH of the gas lower will be its solubility, lower will be its solubility। एक ग्राफ देखें, ये पूछा होगा, आप देख लेना, P और X के बारे में, X का मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ इस तरीके से बनाया होगा, लिखा होगा स्लोप इसका KH होगा, तो ये आसान ग्राफ है, कॉपी कर लेना बस। ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस इसका लिख लेंगे, JEE 2009 का, जो NCERT में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन JEE 2009 का लिखेंगे, जो NCERT की इन टेक्स्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी मतलब आया हुआ है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। लिखना आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसको थोड़ा मैं वर्डिंग को अपने लैंग्वेज में चेंज कर देता हूँ, आप लिखना हेनरी लॉ कांस्टेंट KHN2, ये लिखा हुआ है इस तरह लिखना, 10 to the power 5 ATM, जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखना, वर्ड को हमने लैंग्वेज जो लिखा हुआ है उसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। फिर लिखा हुआ है द मोल फ्रैक्शन, द MF of N2 in air 0.8 ATM, 0.8 ATM। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 from air, dissolve 10 moles of water, dissolve 10 moles of water at 298 Kelvin, calculate mole fraction of N2 from air, dissolve 10 moles of water at 298 Kelvin at 5 atm pressure, at 5 atm pressure, at 5 atm pressure। अपने पास यही फॉर्मूला है, जरा देख लें आप, लिखा हुआ है, ठीक है, और एक डाटा ये गिवन है, T ATM की वैल्यू लिखा हुआ है 5, T ईयर की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 5, आप जानते हैं, और NW की वैल्यू लिखा हुआ है 10, NW की वैल्यू लिखा हुआ है 10, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो, NW की वैल्यू लिखा हुआ है 10, समझ गए होंगे। तो इसको लेके जरा हम सॉल्व करेंगे, तो कायदे से हमें लिखना चाहिए था 0.8, जरा देख लें, इंटू 5, सॉल्व करेंगे ये 4 ATM आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 4 ATM आ जाएगा। इसके बाद आप जानते हैं P की जो वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है, KH इंटू X निकालना है, X का मोल फ्रैक्शन है, तो जरा देख लें आप, यहाँ से X इंटू अगर मुझे निकालना होगा तो लिखूंगा 4 इंटू 10 टू पावर -5। उम्मीद करता हूँ शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ये 10 टू पावर -5 जैसे लिखा हुआ होगा, स्क्रीन पे जरा सभी बच्चे देखें, ये 4 इंटू 10 टू पावर -5 ऑप्शन में एक लिखा हुआ होगा, जहाँ पे सॉल्यूशन लिखा होगा वहां पे ऑप्शंस में एक ऑप्शन लिखा होगा 4 इंटू 10 टू पावर -5, जैसे ही करेंगे बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन ये गलत आंसर है। 10 टू पावर -5 ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में, भाई जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन में 10 टू पावर -5 बेसिकली 1 मोल ऑफ वाटर के लिए लाइन ही आ रहा है, ये जो वैल्यू है 10 टू पावर -5 किसके लिए है, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। ये हमने कैसे निकाला होगा तो आप जानते हैं, यहाँ जरा देखो, यहाँ पे NN2 आप लेते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए निकालने के लिए, NN2 और NW इस तरीके से लेते हैं, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, X2 के लिए होता है। ये बेसिकली ये जो लाइन है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए है, लेकिन क्वेश्चन में आप लिखा हुआ है 10 मोल के लिए, तो 10 मोल के लिए अगर हमें लेना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 रखेंगे, ध्यान रखना है थोड़ा, ये लाइन 10 टू पावर -5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाले के लिए थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए वैलिड है, ये इसके लिए वैलिड है, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए वैलिड है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बाद जरा एक मिनट देख लो, अभी अब लिखना नहीं है, इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा मैं इधर जरा समझा दूँ 1-2 लाइन, ये आप कॉपी कर लेना पहले, ठीक है, ये आपने पूरी लाइन स्क्रीनशॉट लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आपने।
देखो थोड़ा सा 2-3 टॉपिक और हमारे क्या क्या रह रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। जैसे एक टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, आपको लिखना नहीं है, मैं थोड़ा एक बार जरा समझा दूं। हेनरी लॉ रह रहा है। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक क्लास 12 के बोर्ड के हिसाब से रह रहा है, जिसका नाम है अप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। लेकिन इसके बाद भी मैंने पिछले साल 2 टॉपिक पढ़ाना था, मैंने पढ़ाया नहीं था। एक इमिसिबल और एक मिसिबल। कोई सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल डालते हैं तो कैसे उसमें, जैसे आसान शब्दों में ऑयल वगैरह लेते हैं पानी में डाल देते हैं, तो इमिसिबल है, तो उसका हम कैसे मतलब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, या उसका हम कैसे जो है टोटल प्रेशर ये निकालेंगे, या उसका कैसे हम वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो ये हमने पिछले साल नहीं पढ़ाया था, मैंने बच्चों से पूछा था पढ़ाऊं, तो बच्चों ने बोला कि नहीं सर बहुत हो गया, इतने में उन्होंने दम तोड़ दिया था। ठीक है, तो एक टॉपिक ये मैंने नहीं कराया था, इमिसिबल और मिसिबल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर निकालना ही मैंने नहीं पढ़ाया था। और एक उनको पिछले साल मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड वाकर मेथड मैंने नहीं पढ़ाया था, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड वाकर मेथड नहीं पढ़ाया था। तो आप एक बार मुझे देख लेना, अगर कल मुझे आप बताएंगे तो 2 टॉपिक हम कर लेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया। ये 2 टॉपिक 10 5 मिनट के 10 मिनट में निपट जाएंगे, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक बार एग्जैक्ट मुझे कल बता देना कि आप लोग क्या करना है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच। जी सुमन मैम।